सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं और इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। आपने इस चित्र को देखा होगा कि बहुमंजिला इमारतें, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो बिल्डिंग एक के पास एक पास बनी हुई हैं इमारतें, बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं। अब आप देखिए इस तरह की जो संरचना की यदि हम बात करें तो ये गाँव में मिलती है या शहरों में मिलती है? बिल्कुल आपने सही सोचा होगा बच्चों कि इस तरह की जो इमारतें हैं हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? शहरों के अंदर मिलती हैं, और इसीलिए ऐसी बस्तियों को कहा जाता है नगरीय बस्तियाँ। तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो बिंदु है अर्थात हमारे अध्याय का जो भाग है जिसका नाम क्या है? नगरीय बस्तियाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे नगरीय बस्तियाँ होती क्या हैं। तो देखिए, तीव्र नगरीय विकास एक न्यूतन परिघटना है। न्यूतन का मतलब होता है नवीन, अर्थात हम कह सकते हैं नगरीकरण क्या है? एक नवीन घटना है, क्योंकि प्रारंभ में देखिए मानव कहाँ रहता था? ग्रामीण बस्तियों में रहता था। उसके बाद देखिए प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810। तो देखिए विश्व में सबसे पहले जो नगरीय बस्ती जो बसी वो कौन सी थी? लंदन, और जिसकी जनसंख्या 1810 में कितनी बताई गई है? 10 लाख हो गई थी। अगर पेपर में पूछा जाए बच्चों आपसे विश्व की ऐसी कौन सा शहर है जिसे देखिए क्या कहते हैं प्रथम नगरीय बस्ती कहा गया? लंदन। और लंदन कहाँ पर है? यूके, अर्थात हम कह सकते हैं इंग्लैंड की राजधानी लंदन। आगे बढ़ते हैं। 1982 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। 1982 के अंदर देखिए नगरों की संख्या बात करते हैं 175 नगर, ऐसे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। कितने थे? 10 लाख से अधिक जनसंख्या के। उसके बाद देखिए 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, और उस समय पूरे विश्व की कितनी पॉपुलेशन 1800 में यदि हम बात करते हैं तो मात्र कितनी? 3% जनसंख्या कहाँ निवास करती थी? शहरों के अंदर निवास करती थी। और देखिए जबकि वर्तमान समय में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान समय में कितनी पॉपुलेशन निवास करती है? 54%। कहने का मतलब है 3% से बढ़कर देखिए कितनी हो गई? 54%। देखिए यानी हम ये कह सकते हैं 1800 में 3%, और उसके बाद यदि हम देखते हैं नगरीय जनसंख्या वर्तमान में 2022 के अंदर यदि हम देखें तो कितनी है? 54%। और देखिए अब इसके अंदर एक सारणी के अंदर दिखाया गया है कि नगरीय जो जनसंख्या का प्रतिशत कितना बढ़ा और कैसे बढ़ा। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्ष, और यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिशत। 1800 में कितने प्रतिशत थी? 3%। उसके बाद 1850 यानी 50 साल बाद 3 से क्या होगी? जस्ट 6%, अर्थात दुगनी हो गई। उसके बाद देखिए अगले 50 वर्ष यानी 1900 में जनसंख्या देखिए जो शहरों में बढ़ने की दर बढ़ी, और बढ़कर कितनी होगी? 6 से 14%। और देखिए 1950 यानी 50 वर्ष के हिसाब से बताया गया, और फिर इसके बाद फिर देखिए दुगने से भी ज़्यादा यानी 30%। और उसके बाद देखिए 1982 में कितने प्रतिशत हो गई? 37%। और उसके बाद देखिए 2000 के अंदर देखिए एक में जो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 48%। और उसके बाद देख 2017, तो 2017 में देखिए जो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? शहरों में या नगरों में कितने प्रतिशत? 54%। अर्थात देखिए हम बात कर रहे हैं 3 से 54% होने में कितना समय लगा। इस तरह से अब इस सारणी से यह पता चलता है धीरे धीरे नगरों या शहरों की ओर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अर्थात देखिए उनके आकार भी बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जनसंख्या में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। उसके बाद देखिए आता है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। तो देखिए नगरीय जो बस्तियां, जिस तरह से हमने पढ़ा ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण, उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। और नगरीय बस्तियों को वर्गीकरण के 3 आधार माने गए। एक तो जनसंख्या का क्या माना गया है? आकार। दूसरा आधार माना गया है व्यावसायिक संरचना, और व्यावसायिक संरचना में हम देखते हैं कि कौन से व्यवसाय किए जाते हैं, चाहे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। और फिर देखिए अगले इसमें देखेंगे प्रशासन।
तो इस तरह से 3 आधारों पर नगरीय जो जनसंख्या उसको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण और इस वर्गीकरण में जनसंख्या के आकार को। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय एवं प्रशासकीय ढांचा है। तो हम सीधा सा है कि जो जनसंख्या का वर्गीकरण किया गया है उसमें किन चीज़ों को लिया है, जनसंख्या का आकार और मानव द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय और उसके बाद प्रशासकीय ढांचा। अर्थात हम इन तीनों के आधार पर एक एक करके देखेंगे। जो सबसे पहले अपने इसमें आता है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या के आकार के आधार पर देखिए, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। अगर विश्व के ज़्यादातर देशों को देखा जाए, जो नगरीकरण का जो आधार माना गया है, किसको माना गया है, जनसंख्या के आकार को माना गया है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि सभी देशों ने इसी प्रकार से अपनी नगरीय जनसंख्या को वर्गीकृत किया हो, क्योंकि किसी देश में दूसरा भी हो सकता है व्यवसाय और तीसरा भी हो सकता है प्रशासन। इस तरह से देखिए, नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा अब देखिए यहाँ बताई गई है। जनसंख्या का आकार, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जिसे हम नगर कह सकें। तो कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका का एक देश जिसका नाम है कोलंबिया, कोलंबिया में कहा गया है जिस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो, 1500 हो, उसको क्या कहा जाएगा, नगरीय बस्ती कहा जाएगा। इसी तरह देखिए अर्जेंटीना व पुर्तगाल में 2000, यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी यानी जनसंख्या का आकार कितना बताएगा, 2000। और देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500 जनसंख्या हो। और भारत के अंदर देखिए, ध्यान देना, भारत में कितनी बताई गई है, 5000 जनसंख्या एवं जापान में 30,000 व्यक्ति। तो जापान ने तो देखिए जनसंख्या के अंदर क्या बताया गया, 30,000 बताया है, और भारत के अंदर कितने रहने चाहिए, 5000। तो इस तरह से देखिए अलग अलग देशों में जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। ऐसी कोई निश्चित सीमा नहीं है जनसंख्या की, भाई ये निश्चित सीमा है, उसके आधार पर हम निर्धारण कर सकें। आगे देखिए, भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी, अब देखिए भारत के अंदर तो देखिए नगरीकरण के लिए दूसरे फैक्टर को भी लिया है, जनसंख्या के आकार के साथ साथ जनसंख्या का घनत्व कितना हो वो भी बताया गया। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना एवं साथ ही साथ गैर कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा गया है। अब परीक्षा में पूछा जाए भारत में नगरों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो आपको लिखना है भारत में देखिए एक तो है जनसंख्या का आकार, और आकार में कितनी मानी गई है, 5000 जनसंख्या। दूसरे नंबर पर माना गया जनसंख्या का घनत्व, कितना माना गया, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और तीसरा माना गया गैर कृषि कार्यों में लगी हुई जनसंख्या ज्यादा हो। इन 3 कारणों के आधार पर क्या किया गया है, नगरों को वर्गीकृत किया गया कि ये ग्रामीण और ये नगरीय क्षेत्र। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, डेनमार्क, स्वीडन एवं फिनलैंड, ये सारे देश कहाँ के हैं, यूरोप के देश हैं, में 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब यहाँ देखो पॉपुलेशन कितनी बताइए, 250 तो बहुत ही कम होती है, और लेकिन उसको भी क्या बताया गया है, नगरीय क्षेत्र बताया गया है। आगे देखते हैं व्यावसायिक संरचना, नंबर 2 पर किसको लिया गया है, व्यावसायिक संरचना, अर्थात व्यवसाय, किस तरह के व्यवसाय को नगरीय क्षेत्र में किए जाते हैं और किस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाते हैं। तो यहाँ बात करते हैं जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में, जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाता है। विशेषकर आर्थिक गतिविधियां जैसे प्राथमिक गतिविधि, द्वितीय गतिविधि, तृतीय और चतुर्थ, ये जो गतिविधियां हैं ये क्या कहलाती हैं, व्यावसायिक संरचना के भाग कहलाते हैं। इसी प्रकार इटली में, ये भी कहाँ का देश है, यूरोप का एक देश, इटली में उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में लगा हो। अर्थात
इटली की बात करें तो 50% यानी 50% जनसंख्या किस में लगी होनी चाहिए? गैर कृषि कार्यों में, अर्थात प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर किसी में भी लगी हो, चाहे वो द्वितीयक हो, चाहे वो तृतीयक हो या चतुर्थक हो। भारत में यह मापदंड 75% रखा गया है। अब देखिए भारत में इसका प्रतिशत कितना हो गया? 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में यदि लगी हुई है तो भारत में उसे कहा जाएगा नगरीय बस्ती कहा जाएगा। इस तरह से देखिए नंबर 3 की बात करें तो देखिए इसमें है प्रशासन। अब प्रशासन में देखिए कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने हेतु प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना गया है। किसको? प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा के अंदर देखिए जो प्रशासन चलाने की व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर ग्रामीण में अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है, जैसे पंचायत राज। शहरों के अंदर देखते हैं पंचायत राज के अंदर ही आता है नगरीय व्यवस्थाएं होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहां नगर पालिका, देखिए यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में क्या आ गई? नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सम्मिलित या समित होते हैं। इस तरह से भारत के अंदर क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। और आगे देखते हैं इसी प्रकार लैटिन अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और साथ में देखिए उसके देखिए दक्षिणी अमेरिका के ऊपर जो सेंट्रल अमेरिका के जो देश हैं उनको यदि भाषा के आधार पर शामिल करते हैं तो उसे कहा जाता है लैटिन अमेरिका के देश। ब्राजील वह दूसरा देश कौन सा है? बोलीविया में जनसंख्या आकार का ध्यान नहीं रखते हुए, यहाँ जनसंख्या चाहे कितनी हो उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता, किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। जो सरकार जिसे घोषित कर दे वो ही क्या हो गया? प्रशासकीय केंद्र हो गया। उसके लिए जनसंख्या की कोई सीमा की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए स्थिति के आधार पर यदि हम देखें नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है, अर्थात सीधा सा है नगरीय जो केंद्र है उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर। प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जल, गृह निर्माण सामग्री और उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर करता था। पहले नगरीय बस्तियों में क्या चाहिए? उसकी स्थिति। उसके बाद देखिए जल की उपलब्धता, घरों का निर्माण करने की सामग्री और उपजाऊ मिट्टी, इन कारकों के आधार पर देखिए उसकी स्थिति निश्चित की जाती थी। अब देखिए आगे देखते नगरीय क्षेत्रों के कार्य कि नगरीय क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे बिंदुवार। प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। प्राचीन जो नगर हैं हमारे या तो प्रशासनिक दृष्टि से होंगे, अर्थात वहाँ राजा का क्या होगा? महल होगा जहाँ से प्रशासन चलता, और या तो वो व्यापार के केंद्र होंगे या वहाँ उद्योग लगे होंगे या सुरक्षा की दृष्टि से या धार्मिक महत्व का क्या होगा? केंद्र होगा। वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घटा है। दो चीजें कम होगी, एक तो सुरक्षा और दूसरा एक धर्म के कार्यों का जो क्षेत्र धीरे धीरे क्या होने लगा? घटना शुरू हो गया है। परंतु कई अन्य कार्य इस सूची में जुड़ गए। अब ये दो कार्य घटे हैं तो कुछ नए कार्य इसके अंदर जुड़ गए हैं जो नगरों में होने लगे हैं। उसके बाद देखिए आजकल कई नए कार्य जुड़ गए हैं, जैसे कौन कौन से? मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी। जो सबसे नया क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी या बच्चों हम कह सकते हैं सूचना तकनीकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। कुछ कार्य नगरों के घटे हैं तो कुछ कार्य नगरों की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण। नगरों और शहरों का भी क्या किया गया है? वर्गीकरण। जिस तरह देखिए ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किया गया है उसी प्रकार से शहरों की जो बस्तियां हैं उनका भी क्या किया गया है? वर्गीकरण। और वर्गीकरण के 3 आधार हैं। देखिए एक तो प्रशासनिक नगर, दूसरा देखिए व्यापारिक
एवं व्यावसायिक नगर, जहां पर व्यापार होता है चीजों का। और नंबर 3 पर सांस्कृतिक नगर, जहां पर देखिए विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को देखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कौन से नगरों की, प्रशासनिक नगर। और प्रशासनिक नगरों में देखिए राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जहां पर देखिए एक तरह से क्या होते हैं, राष्ट्र की क्या हो, राजधानी स्थित हो, ऐसे नगरों को कहा जाता प्रशासनिक नगर। और देखिए जैसे नई दिल्ली, किसकी बात कर रहे हैं, नई दिल्ली, कैनबेरा, कैनबेरा कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बीजिंग कहां की राजधानी है, चाइना की राजधानी है। और फिर आता है अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी। फिर आता है वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एवं लंदन, लंदन किसकी राजधानी, इंग्लैंड की। प्रशासनिक नगर हैं, यानी ये जो भी शहर बताए गए ये सारे के सारे किसी ना किसी प्रदेश या देश या प्रांत की क्या हैं, राजधानियां हैं। और ऐसी राजधानियों वाले नगरों को कहा जाता प्रशासनिक नगर। उसके बाद देखिए और देखते, राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। अब देखिए राज्यों में बिल्कुल होते हैं। अगर हम भारत देश की बात करें और भारत के अंदर हम बात करते हैं जैसे राजस्थान राज्य, जिसकी राजधानी जयपुर, और जयपुर क्या है, एक प्रशासनिक नगर हो गया। लेकिन ये राजधानी किसकी है, देश की नहीं है, राज्य की है। उदाहरण के लिए देखिए विक्टोरिया राज्य, और ये कहाँ का है, ब्रिटिश कोलंबिया, जो विक्टोरिया राजधानी मानी गई है। कनाडा का एक राज्य है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, जिसकी राजधानी का नाम विक्टोरिया। और फिर उसके बाद आता है देखिए अल्बेनी, जो किसकी राजधानी है, न्यूयॉर्क। उसके बाद देखिए चेन्नई, किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। यहाँ राज्यों के एग्जाम्पल बताए गए हैं जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर देखते हैं व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। अब देखिए इनका नाम से ही पता लग रहा है कि ये व्यापार के केंद्र होते हैं। और व्यापारिक केंद्र वो होते हैं जहां पर वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, अर्थात वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग, कृषि बाजार की बात करें तो देखिए विनिपेग, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी जिसका नाम है विनिपेग। कहां पर है ये विनिपेग, कनाडा। दूसरा शहर देखिए कनसास। और उसके बाद देखिए आता है बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर, जैसे अब यहाँ बैंकिंग और वित्तीय कार्य किए जाते हैं जैसे फ्रैंकफर्ट। उसके बाद देखिए आता है एम्स्टर्डम। और फिर आता है विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर, सेंट लुइस। अब देखिए हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर है, तो बात करते हैं सेंट लुइस। और सेंट लुइस की बात करें तो देखिए मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर, और मक्का उत्पादक क्षेत्र, और जहां विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी पाई जाती है सेंट लुइस। कहां पर स्थित है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और देखिए परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, लाहौर कहां पर है, पाकिस्तान में। और उसके बाद देखिए हम बात करते हैं बगदाद, बगदाद कहां पर है, इराक। उसके बाद देखिए आगरा, आगरा भी एक व्यापारिक केंद्र है जो देखिए भारत के अंदर स्थित है। और भारत के राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। आगे देखते हैं सांस्कृतिक नगर, जहां पर देखिए सांस्कृतिक अर्थात उसमें एक तरह से हम कहें कि जहां संस्कृति की क्या दिखाई दे, झलक दिखाई दे अलग अलग प्रकार की, जिसके अंदर वहाँ की सभ्यता, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली और मानव का रहन सहन किसके अंदर आएंगे, सांस्कृतिक रूप में ही आते हैं। जैसे तीर्थ स्थान, किसको लिया है यहाँ पर, तीर्थ स्थान, जहाँ पर लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, जो आस्था के क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। जैसे जेरूशलम, जेरूशलम की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर है, इजराइल के अंदर एक धार्मिक स्थल। उसके बाद देखिए मक्का, सऊदी अरब में। उसके बाद देखिए जगन्नाथपुरी, ये भारत के अंदर ओडिशा में। उसके बाद देखिए बनारस, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सारे कैसे तीर्थ स्थल हैं, आदि सांस्कृतिक नगर हैं। इनकी यदि हम बात करें तो कैसे नगर आते हैं, ये सांस्कृतिक नगर हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। अब देखिए इनका जो संबंध है इन सांस्कृतिक नगरों को या तीर्थ स्थलों को दिखाया गया, किसको, धर्म को दिखाया गया है इसके अंतर्गत। और भी ऐसे अन्य नगर हैं जिनके एग्जाम्पल हम
देख सकते हैं। तो देखिए, इनके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन। अब देखिए, स्वास्थ्य और मनोरंजन के नगरों को भी इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। जैसे मियामी, मियामी कहाँ का है, ये देखिए यूएसए के अंदर देखिए एक राज्य फ्लोरिडा जिसकी राजधानी का नाम मियामी। उसके बाद देखिए पणजी, पणजी कहाँ का है, भारत के अंदर, और भारत का एक शहर है, अर्थात जो गोवा की राजधानी भी है। उसके बाद औद्योगिक नगरों की बात करते हैं। औद्योगिक में देखिए आता है पिट्सबर्ग, जिसे जंग का कटोरा भी कहा जाता है, यूएसए के अंतर्गत। फिर आता है जमशेदपुर, जमशेदपुर भारत के अंदर, और जहां पर बहुत बड़ी देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगी हुई है, झारखंड। खनन के क्षेत्र भी देखिए, अब खनन के क्षेत्रों में बताया गया ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए जहां चांदी का उत्पादन किया जाता है, पूरा क्षेत्र चांदी उत्पादक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद देखिए फिर आता है धनबाद, और धनबाद की यदि हम देखिए बात करें, जो यहाँ पर अलग से है, इसे हम यहाँ जोड़ सकते हैं, धनबाद। और धनबाद कहाँ पर है, झारखंड के अंदर। और ये भी देखिए खनन का क्षेत्र, विशेषकर कोयला। और देखिए परिवहन की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से देखें तो देखिए कौन सा आता है, सिंगापुर एवं मुगल सराय। सिंगापुर अपने आप में देश भी है। और मुगल सराय की बात करें तो यूपी के अंदर आता है मुगल सराय आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो किसको बताते हैं, सांस्कृतिक नगरों को बताते हैं। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, और आगे आता है आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर किया गया, आकृति। आकृति का मतलब होता है आकार छोटा भी हो सकता है, आकार बड़ा भी हो सकता है। एक तो ये एक आकार आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो सकती है, उसे हम कहते हैं उसका प्रतिरूप। तो यहां देखते हैं, एक नगरीय बस्ती रेखीय यानी जो सीधी रेखा में हो, या वर्गाकार यानी वर्ग की तरह, या तारा के आकार की यानी जिसे हम कहते हैं स्टार रूप। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहां के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। यानी जो भी आकृति होती है उसका कोई ना कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारक होता है, जिसके कारण कोई ना कोई प्रतिरूप बनता है, चाहे चापाकार ही क्यों न हो। चापाकार देखिए, एक वृत्त की देखिए हम देखते चाप, छोटा सा भाग, जिसे कहा जाता है चापाकार। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं। कैसे बसाए गए, प्लानिंग के अनुसार बसाए गए। नगर नियोजक होते हैं, देखिए जो नगरों की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो नए शहर बसते हैं। जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक तथा उनकी आकृति अनियमित होती है। परीक्षा में पूछा जाए कि देखिए अनियमित आकार के नगर कहाँ मिलते हैं, विकसित या विकासशील। विकासशील देशों में, और विकसित देशों में कैसे मिलेंगे, नियोजित नगर मिलेंगे। और उसके अलावा देखिए विकासशील देशों के अंदर नगरों की उत्पत्ति के लिए पीछे कोई ना कोई क्या होता है, इतिहास होता है। आगे देखिए उदाहरण, चंडीगढ़ एवं कैनबरा नियोजित नगर हैं। कौन से नगर की बात कर रहे हैं, एक तो हम भारत का चंडीगढ़ और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की हम बात कर रहे हैं। जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की और बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए। भारत में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो परकोटे के अंदर है, और परकोटे से जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर उनका कोई नियोजित रूप नहीं होता, वो कैसा होता है, अनियोजित अनियंत्रित रूप पाया जाता है। उसके बाद देखिए कुछ उदाहरण है अपने पास, और एक इथोपिया का एक शहर है जो उसकी राजधानी भी है, जिसका नाम है अदिस अबाबा। और अदिस का मतलब तो होता है देखिए नवीन, और अबाबा का अर्थ होता है पुष्प, यानी नवीन पुष्प को ही क्या कहा जाता है, अदिस अबाबा कहा जाता है। और इस शहर का देखिए आपको एक चित्र भी दिखाया गया है। इस शहर के अंदर आप देखिए बहुमंजिला इमारतें यानी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, और बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए वहाँ का परिवहन मार्ग, और परिवहन मार्ग पर देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई, अर्थात एक नियोजित शहर, जो एक तरह से व्यवस्थित बसा हुआ शहर। देखिए इथोपिया का राजधानी नगर अदिस अबाबा, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, नाम से ही पता लग जाता है। अदिस का मतलब नया अर्थात नवीन, अबाबा का मतलब होता है
पुष्प एक नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 में हुई। यानी इसकी स्थापना कब की गई? 1878 में स्थापना की गई। दूसरा, इथोपिया की यदि हम बात करें, ये देश कौन से महाद्वीप का है? ये है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश। आगे देखिए, संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी, कहां पर बसा हुआ है? पर्वतीय घाटी के रूप में स्थलाकृति पर स्थित है। सड़कों का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित होता है। स्थानीय धरातल किस तरह का है? अगर पर्वतीय है, पठारी है, मैदान है, जैसा होगा सड़कों का प्रतिरूप वैसा ही बनाया जाएगा। राजकीय मुख्यालय देखिए इसका प्याजा में है। और फिर देखिए, अरात एवं आमिस्ट किलों से चारों ओर सड़कें जाती हैं। यानी कहने का मतलब जो इसका राजकीय मुख्यालय है वहां से चारों ओर सड़कें जाती हैं। मरकाटो में एक बहुत विकसित बाजार भी है। देखिए मरकाटो में क्या है, इसके बाजार भी बनाया गया है, जिसके विषय में मान्यता है कि उत्तर में काहिरा एवं दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच ये सबसे बड़ा बाजार है। अब देखिए परीक्षा में पूछा जाए, लोगों की मान्यता के अनुसार उत्तर में काहिरा जो मिस्र की राजधानी और दक्षिण में जोहान्सबर्ग जो दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी, इन दोनों शहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो बीच का जो मार्ग बच जाता है, तो उसमें जो सबसे बड़ी देखिए मार्केट है तो कौन सा है? मरकाटो मार्केट है, जो कहाँ का है? इथोपिया का एक बाजार है। कहाँ पर है? नवीन पुष्प में। देखिए बहुसंकाय विश्वविद्यालय, देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर बहुत सारे संकाय हैं। चिकित्सा महाविद्यालय, कई अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी, स्कूल भी है यहाँ पर। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के साथ साथ क्या है? स्कूल एजुकेशन भी अच्छी। एक और देखिए जिबूती, ये भी एक अफ्रीका का देश है जो लाल सागर के तटीय क्षेत्र पर स्थित एक छोटा देश अफ्रीका का, जिसका नाम है जिबूती। अदिस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। बोले देखिए यहाँ पर क्या है? हवाई अड्डा। सापेक्षतः एक नया हवाई अड्डा है। बोले क्या है? यहाँ का एयरपोर्ट। इस नगर का तेजी से विकास हुआ है क्योंकि यह इथोपिया के मध्य में स्थित है। अब देखिए इसका डेवलप होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है इथोपिया के कहाँ पर होना? मध्य में स्थित होना। एवं कई प्रकार के कार्य यहाँ संपन्न किए जाते हैं। यानी यहाँ कई प्रकार के कार्य भी किए जाते हैं। एक दूसरा शहर देखते हैं, कैनबेरा। कैनबेरा कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का शहर है ये? ऑस्ट्रेलिया का। देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई। अब आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि ये जो कैनबरा शहर एक नियोजित नगर है और इसे बसाया गया। बीच में देखिए एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है और इससे चारों दिशाओं में निकलती हुई सड़कों को दिखाया गया और यहाँ पर फिर एक पार्क और दिखाया गया। फिर आवासीय बस्तियों को बनाया गया और वो भी कैसे बनाया? नियोजित व्यवस्थित रूप से। बहुत ही सुंदर शहर है जिसका नाम क्या? कैनबेरा। और आगे देखिए, भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की कल्पना की गई है। कैसा नगर है? गार्डन सिटी है ये। कैसा? क्योंकि जगह जगह इसमें क्या बनाए गए? गार्डन बनाए गए हैं। और देखिए इसमें 5 मुख्य केंद्र थे, प्रत्येक के अलग अलग कार्य। 5 केंद्र, पांचों के कार्य अलग अलग। पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर इसके समीप बन गए। अब इसके पास में सैटेलाइट सिटी, उपनगर को अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? सैटेलाइट सिटी बन गए इसके आसपास, जिनके अपने केंद्र हैं। नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं एवं कई उद्यान तथा पार्क भी। यानी कहने का मतलब है कि इसके पूरे क्षेत्र के अंदर क्या बनाए गए? पार्क ही पार्क बनाए गए। छोटी छोटी आवासीय बस्तियां और उनके बीच में क्या बनाए गए? सुंदर सुंदर पार्क बनाए गए हैं। इस तरह से देखिए आज हमने पढ़ा नगरीय बस्तियां और नगरीय बस्तियों के हमने प्रकार देखे और 2 एग्जाम्पल भी देखे। नियोजित नगरीय बस्तियों का, एक अफ्रीका का जिसका नाम क्या था? अदिस अबाबा, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है जिसका नाम है
कैनबरा और दोनों नियोजित नगरों को हमने पढ़ा। नमस्कार साथियों।